गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था, हमने क्या किया था, जो हमारा चैप्टर है यानी कि केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स, इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि ड्रॉबैक ऑफ ऑक्टेट रूल, या उससे पहले हमने देखा था कुछ ऐसे पॉइंट्स जिनके बेस के ऊपर हम कहाँ पहुँचे थे कि किसी भी जो एटम्स आपस में मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं मिलके, उनके जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट थी वो किस तरीके से हो रही थी। सो अब हमारे पास ड्रॉबैक ऑफ ऑक्टेट रूल के बाद जो टॉपिक है दैट इज आयनिक बॉन्ड, और यू कैन से इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब ये आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होते क्या है, पहले आप इनकी स्टोरी को समझिए। देखिए, आयनिक से क्या मतलब है, आयनिक से मतलब है आयंस, और आयंस से क्या मतलब है, आयंस अब हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है कटायन और दूसरा होता है अनायन। कटायन क्या होता है, कटायन होता है यानी कि जिस एलिमेंट के ऊपर जब वो अपने लास्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन है उनको डोनेट कर देता है, डोनेट करने के बाद उसके ऊपर जो चार्ज आया है, यानी कि कौन सा चार्ज होगा, वो पॉजिटिव चार्ज। कोई भी एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो उसके ऊपर चार्ज आएगा पॉजिटिव, और जो उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। तो ये जो अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आया है, इनको हम क्या कहेंगे, आयंस कहेंगे। अब ये जो आयंस बने हैं, इन आयंस को हम क्या कहेंगे, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसे हम नाम देंगे कटायन का, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसे हम नाम देंगे अनायंस का। तो ये जो आयनिक बॉन्ड है, या जिसे आप इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हो, इलेक्ट्रोवैलेंट से मतलब क्या है, यानी कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, चार्ज की बात आ गई तो इट मीन्स आयंस की बात हो रही है वहाँ पे। सो जो आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है वो हमें क्या बताता है, देखिए कहता है आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड अ टाइप ऑफ द केमिकल बॉन्डिंग that involve the electrostatic attractions between opposite charged ions। यानी कि आपके पास जो अपोजिट चार्ज के आयंस है, अपोजिट चार्ज के आयंस का मीन्स आपके पास एक कटायंस है, दूसरा अनायंस है। कहता इनके बीच में जो अट्रैक्शंस हो रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो अट्रैक्शंस हो रही है, जो हम फिजिक्स में भी देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस, यानी कि जहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव की जो अट्रैक्शन है। सो यहाँ पे वो जो आपके आयंस की अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस, वो जो केमिकल बॉन्डिंग बनाएंगे। कहता है ये एक सेम केमिकल बॉन्डिंग की तरह ही होता है, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर भी ऐसे ही क्या होते हैं, आयंस जुड़ते हैं। तो कहता है यहाँ पे क्या हुआ है, जो आपके नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज थे इनके बीच में क्या हो गई, एक टाइप की इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। और ये अट्रैक्शन किस चीज़ का रूप ले लेगी, किस चीज़ की फॉर्म करेगी, ये करेगी एक बॉन्ड की, और उस बॉन्ड को हम क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर आयनिक बॉन्ड। डेफिनेशन में भी यही है कि जब हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग ही हो जाती है, यानी कि वो इन्वॉल्व करेंगी किस चीज को, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन को। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस हो जाएगी, किसके बीच में होगी अट्रैक्शंस, बिटवीन अपोजिट चार्जड आयन, जो अपोजिट चार्ज के आयंस होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव, इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस है वो क्या कर लेती है, एक टाइप की केमिकल बॉन्डिंग बना लेती है, और उसको हम क्या नाम देते हैं, आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है। अब इसके बाद कहता फॉर्मेशंस ऑफ आयनिक कंपाउंड वुड प्राइमरली डिपेंड अपॉन। अब जो हम ये आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, कहता है ये प्राइमरली सबसे पहले डिपेंड अपॉन करेगा कुछ कंडीशंस के ऊपर। अगर कोई एलिमेंट उन कंडीशंस को क्या करता है, सेटिस्फाई कर पाता है, तो वो क्या करेगा, आयनिक बॉन्ड बनाएगा, अदरवाइज वो आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकता। तो अब सबसे पहले हमारे पास कौन कौन सी कंडीशन है वो देखिए। पहली कंडीशन है इज ऑफ फॉर्मेशंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन फ्रॉम द न्यूट्रल एटम। हमारे पास कोई न्यूट्रल एटम है स्टार्टिंग में, वो न्यूट्रल एटम क्या करेगा, सबसे पहला कहता उसके अंदर, न्यूट्रल एटम के अंदर या तो पॉजिटिव चार्ज बनना चाहिए या नेगेटिव चार्ज, यानी कि उसके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए किस चीज की, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की और इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, खुद पकड़ने की। सो जिस एलिमेंट के पास, जिस एटम के पास वो कैपेसिटी है, सो वो इजिली क्या कर पाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव की आपकी फॉर्मेशन यहाँ पे कर पाएगा। ये थी हमारी पहली कंडीशन। अब देखिए नेक्स्ट, द अरेंजमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन इन द सॉलिड। अब जो हमारे पास पहली कंडीशन में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस कहता बन गई है, इनकी अब हमें क्या करनी है, अरेंजमेंट करनी है। अगर इनकी प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट होगी तो ही केमिकल बॉन्ड बनता है। अब ये अरेंजमेंट कहाँ पे होगी, कहता किसी भी
सॉलिड के अंदर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सॉलिड के अंदर कैसे अरेंजमेंट कर सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की, वो भी। पहली तो बात, आप लोग अब ऐसे तो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन्स को देख नहीं सकते, तो जब माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर इसकी स्टडी की जाती है तो जो हमारे पास क्रिस्टल लैटिस होता है, क्रिस्टल लैटिस का मतलब, जब इसके बाद आई थिंक नेक्स्ट टॉपिक ही होगा हमारे पास, हम लोग क्रिस्टल लैटिस देखेंगे। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, उस चीज़ का प्रॉपर स्ट्रक्चर देखते हैं कि वहाँ पे जो एटम्स है, पॉजिटिव एटम्स यानी कि पॉजिटिव आयंस, और जो नेगेटिव आयंस, जो अपोजिट चार्ज के ये आयंस है, वो उस क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर के अंदर किस तरह से अपनी अपनी जगह लिए हुए हैं। ठीक है, लाइक आप लोग 12th क्लास में भी देखते हो, आपके पास एक स्ट्रक्चर आता था NaCl का। ठीक है, 11th में होकर, अभी तो 12th में नहीं देखा होगा। सो क्रिस्टल लैटिस होता है हमारे पास। क्रिस्टल लैटिस का मतलब उस चीज का स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर सॉलिड होता है। कहता उस सॉलिड स्ट्रक्चर के अंदर जहां जहां पे पॉजिटिव आयंस है, जहां जहां पे नेगेटिव आयंस है, इनकी जो ये अरेंजमेंट हो रखी है, इसे हम बोल देते हैं क्रिस्टल लैटिस का पूरा स्ट्रक्चर। सो ये सॉलिड है। कहता इस सॉलिड के अंदर जो ये अरेंजमेंट हो रखी है आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की, ये होनी चाहिए। यानी कि उसने हमें दो कंडीशंस दी। पहली कंडीशन, उसके अंदर हमारे पास पॉजिटिव या नेगेटिव बनने चाहिए। इनडायरेक्ट आप कह सकते हो कि वहां पे कटायन और अनायन की फॉर्मेशन होना जरूरी है। सेकंड आप कहोगे अब कटायंस और अनायन बनने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बने हैं, कहता इनकी क्या होनी चाहिए, प्रॉपर अरेंजमेंट होनी चाहिए। अगर इनकी अरेंजमेंट सॉलिड के अंदर, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर इनकी अरेंजमेंट सही हो जाती है, तो इट मीन्स वो चीज, दोनों कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाइड कर पाता है। देन अब एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल में हमने एक जर्नल एग्जाम्पल लिया, लाइक हम क्या ले लेते हैं, एम हमारे पास कोई भी एक एटम है जिसकी कैसा फेज है, कैसा फेज का मतलब उसकी स्टेट कैसी है, वो गैसीय स्टेट के अंदर है। अब ये जो एम था ये गैसीय स्टेट के अंदर था। इस एम ने क्या किया, कुछ कंडीशंस जब इसको मिली तो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। यानी कि इसके लास्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, इसने क्या कर दिया, उस इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। अब अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला है, जो हमारा एम स्टार्टिंग में था गैसियस फॉर्म, तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। यानी कि हमें पता है जब हमारे पास किसी एटम में से, किसी एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है, या उसमें से उसके लास्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो वहां पे किस चीज की फॉर्मेशन हो जाएगी, पॉजिटिव की। तो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। फेज इसका सेम रहा है, पहले भी ये गैसियस फेज में था, अब भी ये गैसियस फेज के अंदर है। तो साथ में क्या निकल गया हमारा, इधर एक इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, अब हम कोई दूसरी चीज ले लेते हैं, लाइक हमने क्या लिया, एक्स ले लिया। एक्स का भी कैसा फेज था, कैसी उसकी स्टेट थी, वो भी गैसियस स्टेट थी। अब एक्स ने क्या किया, जो इलेक्ट्रॉन लूज किया था किसने, एम ने, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, एक्स उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। एक्सेप्ट करने के बाद क्या होगा, इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा एक्स नेगेटिव। कैसा चार्ज आ जाएगा, एक्स नेगेटिव, क्योंकि हमें पता है जो एलिमेंट क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, उनके ऊपर चार्ज आ जाता है पॉजिटिव, और जो गेन कर लेते हैं उनके ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव। और इस दौरान भी, अब तक भी इसकी जो फेज है, जो इसका स्टेट है, वो क्या रहा है, सेम। Mg का भी पहले गैसियस था, M पॉजिटिव का भी गैसियस है, X का भी गैसियस था, X नेगेटिव का भी गैसियस है। अब क्या होगा, अब हमारे पास इधर पॉजिटिव चार्ज की भी फॉर्मेशन हो चुकी है और नेगेटिव चार्ज की भी फॉर्मेशन हो चुकी है। यानी कि जो हमारा पहला स्टेप था ये हमारा कंप्लीट हो जाता है कि ईज ऑफ फॉर्मेशन, यहाँ पे ये इजिली बन गए। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, यानी कि अब हमें क्या करनी है, अरेंजमेंट। तो कहता है अब अरेंजमेंट कैसे होगी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की, वो देखिए। स्टार्टिंग में देखिए, जब हमारे पास पहला पॉइंट था, जब हमने पॉजिटिव चार्ज की फॉर्मेशन करी है, तो वहां से क्या निकला है, एक इलेक्ट्रॉन निकला है। ये कहता जो एनर्जी थी इस दौरान, अब इस एलिमेंट में से क्या हुआ है, इसके लास्ट शेल में से मान लो एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। तो कहते हैं किस प्रोसेस के थ्रू होगा, ये इलेक्ट्रॉन कैसे निकल गया, तो वो निकलता है आयनाइजेशन एनर्जी के थ्रू या आयनाइजेशन एंथैल्पी के थ्रू। आयनाइजेशन एंथैल्पी यानी कि वो एनर्जी जिसकी हमें जरूरत पड़ती है, रिक्वायरमेंट होती है उसके लास्ट शेल को, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। सो ये आयनाइजेशन एंथैल्पी हम यहाँ पे बोल देंगे कौन से स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में, जहाँ पे क्या आया है, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आया है। अब हमारे पास क्या होगा, जहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जो फर्स्ट स्टेप में रिलीज हुआ था, ये एक्सेप्ट हो जाएगा बाय एक्स एंड इट कन्वर्ट इनटू एक्स नेगेटिव।
अब कहता है ये जो प्रोसेस हुई है, अब x ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट लिया है, एक्सेप्ट उसने किया है इलेक्ट्रॉन, तो कहता है ये किस प्रोसेस के थ्रू हुआ है? अब ये हुआ है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के थ्रू। अब ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब है किसी एलिमेंट की, किसी एटम की वो पावर कि वो क्या कर सके, दूसरे से इलेक्ट्रॉन को अपने पास एक्सेप्ट कर सके। सो इसने एक्सेप्ट किया है किसके थ्रू? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के थ्रू, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी कि EGE, या फिर हम उसको डिनोट किससे करते हैं? डेल EG और H से। डेल का मतलब होता है कि जितना उसके अंदर चेंज आया है, EG यानी कि इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और H इसका सिंबल एंथैल्पी का। देन हमारे पास पॉजिटिव भी बन चुका है, नेगेटिव भी बन चुका है। अब हमें करनी है इनकी अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? पॉजिटिव लिखेंगे, यानी कि हमारे पास क्या बना था? M पॉजिटिव, जिसकी गैसियस फेज थी। सेकेंड स्टेप में हमारे पास बना था X नेगेटिव, जिसकी भी गैसियस फेज थी। अब ये जो पॉजिटिव है और ये जो नेगेटिव है, इनकी अट्रैक्शन हो जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, और ये दोनों मिलके कहता हमें क्या दे देंगे? ये हमें दे देंगे MX। क्या दे देंगे? M पॉजिटिव और X नेगेटिव मिलके हमें क्या दे देंगे? MX। दूसरी बात, M का जो फेज था, जो स्टेट थी, वो गैसियस थी। X की जो स्टेट थी वो भी गैसियस थी, लेकिन जब आपके ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिले तो यहाँ पे हमारे पास जो स्टेट आती है वो कैसी आती है? सॉलिड। तो यानी कि MX जो आपका बना है, जो आपका यहाँ पे प्रोडक्ट है, वो कैसा बनेगा? सॉलिड बनेगा। बना किससे था वो? M पॉजिटिव से और X नेगेटिव से, और उन दोनों की जो स्टेट थी वो कैसी थी? गैसियस थी। यानी कि गैसियस मिलके उन्होंने क्या बना दिया? सॉलिड हमें प्रोडक्ट दे दिया। अब हमारे पास आते हैं इस पूरे आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट के की पॉइंट्स। की पॉइंट्स का मतलब है जहां पे हम कम शब्दों में इस सारी स्टोरी को बयान कर सके। सो की पॉइंट के अंदर है हमारे पास, कहता लो IE। IE से क्या मतलब है? जो हमने फर्स्ट पॉइंट के अंदर लिखा था, दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। देन है हमारे पास हाई EGE। अब हाई EGE से क्या मतलब है? हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सो यहां पे ये कहना चाहता है कि लो IE और हाई EGE इजली मेक आयनिक बॉन्ड, यानी कि जिस एलिमेंट के पास लो आयनाइजेशन एनर्जी होगी, कंपैरेटिवली लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, और हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, वो एलिमेंट इजीली क्या कर सकते हैं? आयनिक बॉन्ड बना सकते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। कौन कौन से? जिनके पास कंपैरेटिवली क्या होगा, लाइक मैं दो एलिमेंट ले लेता हूं, इन दोनों एलिमेंट में से इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज्यादा है और इसकी एनर्जी क्या है? कम है। सो बॉन्ड हमें बनाना है आयनिक। सो अब हम इन दोनों में से इसको चूज करें, क्योंकि इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या है? कम। आयनाइजेशन एनर्जी कम होने से मतलब क्या है? कम एनर्जी का मतलब है हमें उस सिस्टम को कम एनर्जी देनी पड़ेगी उसके वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, और हाई आयनाइजेशन एनर्जी से मतलब था उसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। अब बात करते हैं हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से मतलब है उसके पास ज्यादा पावर होगी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, एज कंपेयर टू जो उसके पास और कोई दूसरा एलिमेंट था। सो वो एलिमेंट जिनके पास लो आयनाइजेशन एंथैल्पी और हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, वो सारे एलिमेंट इजिली हमारे पास आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेते हैं एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट। अब एक बार सारा फटाफट रिवाइज कीजिए फटाफट। सबसे पहले है हमारे पास आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, किसे कहेंगे? जहां पे हमारे पास ये एक टाइप की केमिकल बॉन्डिंग को इन्वॉल्व करते हैं, जिनके अंदर अपोजिट चार्ज होते हैं, अपोजिट चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस होती है, और फाइनली वो हमें एक आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड दे देते हैं। अब इन बॉन्ड को बनाने के लिए हमारे पास सबसे पहले दो कंडीशंस आती है। फर्स्ट कंडीशन के अंदर हम कहेंगे कि ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, कि वो जो एलिमेंट है, वो जो एटम है, इजीली क्या होना चाहिए? वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी करने चाहिए और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने भी चाहिए। सेकंड पॉइंट के अंदर आया है कि जो फर्स्ट पॉइंट था अब उनको अरेंजमेंट करो, जो हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज था उनको क्या करना है? अब हमें अरेंजमेंट करनी है। देन अगर कोई भी एलिमेंट, कोई एटम इनको सेटिस्फाइड कर पाता है, देन दे फॉर्म इजिली आयनिक बॉन्ड, अदरवाइज दे कैन
नोट। एग्जाम्पल लेते हैं एम का। एम कोई भी जर्नल मानना हुआ है हमने यहाँ पे, जिसकी स्टेट थी गैसियस। उसने एक इलेक्ट्रॉन लॉन्च किया बाय किसके द्वारा, आयनाइजेशन एंथैल्पी के द्वारा, एंड इट बिकम्स एम पॉजिटिव। साथ में क्या निकल गया, इलेक्ट्रॉन। अब हमने क्या लिया, एक्स। ये एक्स क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट स्टेप में निकला है ये उसको एक्सेप्ट कर लेगा एंड इट बिकम्स एक्स नेगेटिव। इसका फेज कैसा है, गैसियस। अब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव बने हैं ये दोनों क्या हो जाएंगे, कंबाइन। सो यानी कि एम पॉजिटिव और एक्स नेगेटिव आपस में मिलके हमें क्या दे देंगे, एम एक्स दे देंगे। और इनका फेज जो होगा वो होगा सॉलिड। फेज से मतलब है इसका स्टेट। ये भी गैसियस थी, ये भी गैसियस था, बट इनका जो प्रोडक्ट आया दैट इज सॉलिड। अब बात करते हैं इसके की पॉइंट्स की, कि वो एलिमेंट जिनकी लो आयनाइजेशन एंथैल्पी और हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, वो सारे एलिमेंट हमें इजीली फॉर्म कर देते हैं आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है, हमें देखना है अब हमारे जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस थे, यानी कि कटायन और अनायन, ये आए कहाँ से थे या कहाँ से आ सकते हैं। सो देखिए सबसे पहले कहता मोस्टली द कटायंस डिराइव्ड फ्रॉम, यानी कि जो कटायन है वो कहाँ से आ सकते हैं, द मेटेलिक एलिमेंट, यानी कि कहाँ से, मेटेलिक एलिमेंट से। अब ये मेटेलिक एलिमेंट क्या है, आप लोगों ने इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा था यानी कि केमिस्ट्री एंड पीरियोडिसिटी, क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी जो पढ़ा था केमिस्ट्री में, चैप्टर आपका यूनिट नंबर 3। सो वहाँ पे आप लोगों ने देखा था कि अगर हमारे पास ये पीरियोडिक टेबल है, ये हमारे पास ऐसी पीरियोडिक टेबल थी, कहता ये जो स्टार्टिंग के एलिमेंट थे हमारे, ये जो एलिमेंट थे जिन्हें हम ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 बोलते हैं, यानी कि एल्कली मेटल एंड एल्केलाइन अर्थ मेटल, इनके नाम में ही छिपा हुआ है कि ये मेटल है, एल्कली मेटल एल्केलाइन अर्थ मेटल। तो इन्होंने क्या कहा कि जो कटायंस है कहता वो कहाँ से डिराइव हो सकते हैं, मेटेलिक एलिमेंट से। मेटेलिक एलिमेंट कहाँ से आएंगे, पीरियोडिक टेबल के हमारे जो ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 है वहाँ से। देन मोस्टली अनायंस डिराइव्ड फ्रॉम नॉन मेटेलिक एलिमेंट, और कहता जो अनायंस है, या अनायंस कौन से होंगे, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, और कटायंस कौन से होंगे, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो कहते हैं ये अनायंस कहाँ से आएंगे, ये आएंगे हमारे नॉन मेटेलिक एलिमेंट से। अब ये नॉन मेटेलिक एलिमेंट कहाँ से आएंगे वो देखना है। सो ये अगर हमारे मेटल है तो इधर हमारे क्या होंगे, इधर हमारे होंगे नॉन मेटल, ठीक है, क्या होंगे उस साइड में, नॉन मेटल। स्टार्टिंग में हमारे पास मेटल होते हैं, फिर हमारे पास नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स आ जाते हैं। सो हमें यहाँ पे देखना है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ से आया है और नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ से आया है। सो पॉजिटिव जो चार्ज है आपका वो मेटल से आ गया, नेगेटिव चार्ज जो अनायंस थे वो आपके नॉन मेटल से आ गए, ठीक है। अब अगर मेटल का कोई आप लोग एग्जाम्पल दें, मेटल का एग्जाम्पल क्या हो सकता है बच्चे, लाइक आप लोग सोडियम मेटल ले रहे हो, पोटेशियम मेटल है आपके पास, ठीक है। जो भी ग्रुप नंबर 1 में सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, मैग्नीशियम, ये सारे क्या है हमारी मेटल्स हैं। अब बात करते हैं नॉन मेटल की। नॉन मेटल यानी कि जो मेटल नहीं है तो वो कौन से होंगे, लाइक हमने क्लोरीन ले लिया, अब क्लोरीन मेटल तो नहीं है, ठीक है, हमने फ्लोरीन ले लिया, तो ये भी क्या है, नॉन मेटल है ना। सो यानी कि स्टार्टिंग में मेटल्स और फिर नॉन मेटल्स, तो यानी कि पॉजिटिव चार्ज मेटल से और नेगेटिव चार्ज नॉन मेटल से। चलो अब हमें आयंस का भी पता चल गया। देन कहता लेकिन हमारे पास, हमें पता है हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री के अंदर या साइंस के अंदर आप ऐसा बोलिए कि एक्सेप्शन केस तो हमारे पास होते ही होते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन केस है हमारे पास अमोनियम आयन, NH3 अगर हो तो उसे हम अमोनिया कहेंगे, NH4 पॉजिटिव जिसे हम क्या कहेंगे, अमोनियम आयन। अब ये अमोनियम आयन है, ये कैसा केस है हमारे पास, आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के अंदर ये है एक्सेप्शनल केस। ऐसा क्यों, हमने अभी क्या कहा कि हमारे पास जो कटायंस है वो कहाँ से आएंगे, मेटल से, जो अनायंस है वो कहाँ से आएंगे, नॉन मेटल से। लेकिन ये जो एग्जाम्पल है इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही नॉन मेटल से आए हुए हैं। कैसे, हमने क्या कहा कि जो हमारे पास ये क्या है, नाइट्रोजन, ये क्या है, एक नॉन मेटल,
और जो हाइड्रोजन है ये भी क्या है, एक नॉन मेटल। लेकिन दोनों ही क्या हो गए, नॉन मेटल्स हो गए। होने क्या चाहिए थे, पॉजिटिव और नेगेटिव कब आता है, कब आयनिक बॉन्ड बनता है, जब पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस होती है। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव है वो कहाँ से आने चाहिए थे, पॉजिटिव मेटल से और नेगेटिव नॉन मेटल से। लेकिन कहता इस केस के अंदर आयनिक बॉन्ड बनता भी होगा तो आपका वो किसके थ्रू बना है, कहता दोनों ही ये मिले हैं नॉन मेटेलिक एलिमेंट से मिलके। हाइड्रोजन भी हमारा नॉन मेटल है और नाइट्रोजन भी हमारा नॉन मेटल है। सो दोनों ही नॉन मेटल से आए हुए हैं। देन कहता आयनिक कंपाउंड इन क्रिस्टलाइन सॉलिड इन 3D वेयर कटायन एंड अनायन बाय द कोलम्बिक इंटरेक्शंस एनर्जी। कहता हमारे जो आयनिक कंपाउंड है जो आयन से मिलके बने हैं, ये आयनिक कंपाउंड आपके अरेंजमेंट हो चुके हैं, सेटल डाउन हो चुके हैं कहाँ पे, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के अंदर। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर यानी कि जो आपका 3D स्ट्रक्चर्स होगा, उस 3D के अंदर कहता जो कटायंस है और जो अनायंस है वो क्या है, कोलम्बिक इंटरेक्शंस के साथ जुड़े हुए हैं। कोलम्बिक इंटरेक्शन का मतलब आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हो कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ आपको क्या बताता है, कूलम्ब्स लॉ आपको बताता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव की जो अट्रैक्शंस थी, कहता इसकी जो कोलम्बिक इंटरेक्शन थी उन दोनों के बीच में कटायन और अनायन की, ये अरेंजमेंट हो चुकी है 3D के अंदर। 3D किसका, क्रिस्टलाइन सॉलिड का। देन बट इन डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम, अब हमारे पास जो हमने कहा कि ये क्रिस्टल सिस्टम के अंदर क्या हो चुके हैं, अरेंजमेंट हो चुकी है कटायंस और अनायंस की। ये हमारे पास 3D होता है, हमें ये भी पता, लेकिन ये जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स है ये सबके क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो उसने वही कहा है कि बट इन द डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम डिपेंड ऑन द साइज ऑफ एटम, देयर अरेंजमेंट एंड अदर फैक्टर। यानी कि हर एक जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स होगा, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, वो हर चीज़ का क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। क्यों, क्योंकि सबके अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि कटायंस और अनायंस है उनकी जो अरेंजमेंट है तो वो क्या रहती है, डिफरेंट रहती है। साथ ही साथ उनका जो साइज है, साइज ऑफ एटम, अब एटम का साइज भी तो सबका इक्वल नहीं है ना। सो एटम ऑफ साइज सबका अलग अलग है, उनकी जो अरेंजमेंट है वो भी सबकी अलग अलग है। और भी बहुत सारे कैसा ऐसे ही फैक्टर है जो क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे अलग अलग क्रिस्टलाइन सॉलिड को। ठीक है, तो यानी कि यहाँ समझ में आया। अब आपको यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में बताया, रिवाइज करो फटाफट एक बार, कि जो आपका कटायन है वो आएगा मेटेलिक से, जो आपका अनायंस है वो आएगा नॉन मेटेलिक से। फिर आप उसको एक एक्सेप्शन केस बताओ, एक्सेप्शन केस के अंदर अमोनियम आयन, जहाँ पे दोनों ही एटम्स, दोनों ही एलिमेंट आपके कहाँ से आए हुए हैं, नॉन मेटेलिक से। फिर आप उसको बताओ कि आयनिक जो कंपाउंड होते हैं उनके अंदर कटायन और अनायन की अरेंजमेंट होती है। अरेंजमेंट किसके थ्रू होती है, कोलम्बिक इंटरेक्शंस एनर्जी के थ्रू। फिर हम कहेंगे अलग अलग क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स जो होंगे, सबकी जो शेप है, सबकी जो अरेंजमेंट है वो सबकी क्या रहेगी, अलग अलग। अब अलग अलग क्यों रहेगी, क्योंकि सबके एटम का जो साइज है वो भी क्या है, अलग अलग है। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं इसका, जो हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर हमें इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट करनी है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की अरेंजमेंट करनी है, उस क्रिस्टलाइन 3D स्ट्रक्चर्स को हमें देखना है। सो एग्जाम्पल हम लोग लेके चलते हैं यहाँ पे NaCl का। NaCl का एग्जाम्पल जिसमें आपका 3D बॉक्स होगा, उसके अंदर हम आयंस की क्या करेंगे, फिल करेंगे। वो आपका होगा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग इसको देखिए।